नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 के दो पहलुओं की। इस समय सरकार बनाम आदर्श लगा हुआ है। हम सब जान रहे हैं कि 2019 में केंद्र सरकार ने यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उसको 370 को डिफंक्टेड कर दिया था। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 35 कैपिटल ए सहित उसको ख़त्म कर दिया था और वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या मैं कहूँ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 272 273। हालांकि बहुत सारी पिटीशनें, जिसमें हमारी पिटीशन भी शामिल थी, 2014 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। कुछ आर्टिकल 35 कैपिटल ए के अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर फाइल हुई थी, कुछ और प्रावधानों को SC ST रिजर्वेशन को लेकर, कुछ लोगों को रेजिडेंशियल राइट को लेकर, ऐसे 6 पिटीशनें पहले से फाइल थी। 2014 की उन पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी या नोटिस इशू थे और सुनवाई परमानेंट डेट फिक्स करने का चल रहा था। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा उसको लगातार सुनना चाहते थे। 2 पिटीशनें वो लगातार सुनना चाहते थे, एक राम मंदिर की, एक 35 कैपिटल ए की। लेकिन उस समय कांग्रेस के लोग या विपक्षी लोग चले गए थे अपर हाउस, और अपर हाउस में उनके खिलाफ महाभियोग का षड्यंत्र कर डाला। हालांकि वो पास ना होना था, ना हुआ, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा मुझे लगता है कि प्रेशर में आ गए होंगे और उन्होंने लगातार सुनवाई उसकी नहीं की। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद गगोई साहब बैठे और उन्होंने उसकी सुनवाई की और राम मंदिर का जजमेंट कर दिया। लेकिन 35 कैपिटल ए फिर भी नहीं सुना गया। तब तक केंद्र सरकार ने 35 कैपिटल ए ख़त्म कर दी अपनी तरफ से। फिर चैलेंज होना स्वाभाविक था। ऐसी बहुत सारी पिटीशनें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई। हमारी वाली पिटीशनें जो थीं वो चूँकि इन्फ्लेक्चुअस हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अटैच करवा ली गई कि सब हमें भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। इस प्रकार सरकार के पक्ष में जो पहली पिटीशनें थी वो चली गई और बाद में जो नई फाइल हुई वो नई पिटीशनें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज थी। उस पिटीशनों में वो शाह फैज़ल और ये वो सब ने किया था। 4-5 इशू उठाए थे। उन इशू में 8 रीजनिंग बनाई। मैं पीछे उस पर पूरी चर्चा चूँकि कर चुका हूँ, इसलिए आवश्यक नहीं है कि वो 8 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं उन पर कोई चर्चा की जाए। लेकिन हाँ, फिर भी मोटा मोटा 4 पॉइंटों पर चर्चा हम करेंगे। क्या वो टेम्परेरी था? हाँ भाई, टेम्परेरी था। क्या जम्मू कश्मीर सॉवरन था? बोले नहीं, सॉवरन था। क्या वो जो विलय की प्रक्रिया, अधिमिलन की प्रक्रिया, वो कंडीशनल थी? बोले नहीं थी। क्या 370 परमानेंट है? नहीं है। और साथ में जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कुछ स्वायत्तता देता है? तो नहीं देता है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी तय कर दी। क्या प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो 370 को डाइल्यूट कर सकता है? उन्होंने कहा था। क्या गवर्नर रूल लगाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा लगाया जा सकता है। क्या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा लगाया जा सकता है। क्या स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के तहत लद्दाख अलग किया जा सकता है? उन्होंने कहा किया जा सकता है। क्या लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा बनाया जा सकता है। क्या जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा एज सून एज पॉसिबल, जैसी कंडीशनें वहाँ बहाल होती हैं उसको बना देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा इसमें इलेक्शन करवा देना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार के पक्ष में ये सारी वो बातें, आपको याद होगा अगर पुराने हमारे भाषण आप सुनेंगे, पुराने लेक्चर्स सुनेंगे, तो उनमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी रीजनिंग सहित मैंने बताया। ये बात मैं उठाता आ रहा हूँ 2006-07 से, और यूट्यूब पर वो पहला चैनल था जिस पर मैं उस समय चर्चा करता था, वो कांग्रेस के दबाव में बंद कर दिया गया था। अभी ये जो चैनल जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी फिर उसको रिपीटिशन में डाला और तमाम तरह के भाषण भी मैंने डाले हुए हैं। तमाम इंटरव्यू जो टीवी चैनलों ने 370 करते समय मेरे लिए थे, डीडी न्यूज़ सहित, वो सारे इंटरव्यूज़ और बहसें लगभग जो मिल गई वो सब पड़ी हुई हैं। आप उनको देखेंगे तो वो भाषा आपको समझ में आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम पिछले 15 साल से कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये इतनी सी बात बाकी लोगों को हजम नहीं हो रही। वो उन लोगों को हजम नहीं हो रही जो बेंच में नहीं थे। ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड नरीमन साहब, तो नरीमन साहब ये स्टेटमेंट दे बैठे एक लेक्चर सीरीज़ में। पहले मैंने उनके बारे में बताया था कि उन्होंने कॉलेजियम के मामले में ये कह दिया कि साहब कॉलेजियम जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन उससे अच्छा कोई तरीका भी नहीं है।
फली एस नारिमन, FS नारिमन उसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई तरीका भी नहीं है। साथ में वो सुप्रीम कोर्ट की जो जो रूलिंगें हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो काम चल रहा है उसको लेकर कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर जो केंद्र ने कानून पास किया है उस पर कमेंट कर दिया, और फिर उन्होंने आर्टिकल 370 पर कमेंट कर दिया। 370 के मामले में पॉलिटिकली उन्होंने कहा गुड है, अच्छा है पॉलिटिकली। आप सोचो, पॉलिटिकली ये बहुत अच्छा है, टेम्परेरी प्रोविज़न था, चला गया पॉलिटिकली। लेकिन लीगली अगर बात करें तो वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला डिसीजन है या केंद्र सरकार का आदेश है, ये फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जाता है। शायद उनको फेडरल प्रिंसिपल या फेडरेशन का ज्ञान होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज तक बने हैं तो फेडरलिज्म का उनको थोड़ा आइडिया होगा। मेरा साफ कहना है, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज के ये कहा कि भाई देखो, हमने एक केंद्रीय यूनिट बनाई और कोई भी यहाँ पर बाहर जाने के लिए अधिकारी नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, फेडरेशन तो भारत है नहीं, सीधी सी बात है। और भारत फेडरेशन नहीं है का मतलब राज्यों से मिलकर देश नहीं बना, देश एक यूनिट है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में सिंगल सरकार केंद्र में बैठती है। अच्छा प्रशासन रहे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, लोगों को जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलें, जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो रहें, इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर और विलेज गवर्नमेंट तक हम बनाते हैं। केंद्र में बनाई, फिर राज्य में बनाई, फिर ग्राम पंचायत, फिर हमने जिला पंचायत बनाई, जिला पंचायत के बाद ग्राम पंचायत बनाते। इसी प्रकार केंद्र में बनाई, राज्य में बनाई, फिर हमने नगर पालिका या नगर महापालिका बनाई, और फिर उसकी यूनिट बनाई। ये हमने व्यवस्था कर रखी है ताकि आम आदमी अपनी बात कर सके। जिस स्तर का जो मामला हो, संवैधानिक रूप से जो जिसको अधिकार दे रखा हो, वो उससे डील होगा। अगर ग्राम पंचायत का मामला है तो क्यों केंद्र सरकार से कहना, ग्राम पंचायत करेगा। अगर वो जिला पंचायत का मामला है, दो गांव के बीच का मामला है, तो फिर जिला पंचायत डील करेगा, क्यों उसको नीचे ग्राम पंचायत डील करे या फिर केंद्र डील करे। जो राज्य का मामला है वो राज्य डील करे, और जो इंटरनेशनल इशू हैं, नेशनल इशू हैं, राज्यों के इशू हैं, वो फिर केंद्र सरकार डील करे। ये हमारे यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि हर गांव स्वायत्त है, ये इसका मतलब नहीं है हर जिला पंचायत स्वायत्त है, हर नगर महापालिका स्वायत्त है, हर राज्य स्वायत्त है। तो फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरेशन में फ़र्क होता है। फेडरेशन का मतलब है राज्यों ने एग्रीमेंट करके किसी बड़ी यूनिट के साथ मिल गए। जैसे USA एक फेडरेशन है, जिस समय वो आज़ाद हुए थे उस समय उनके पास 13 राज्य हुआ करते थे, लेकिन उन 13 के बाद आज वो 50 राज्य हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 37 राज्य उनके साथ एग्रीमेंट करके आए। वो 37 और 13 जो स्वतंत्र हुए, वो ऐसी 38 यूनिटें हैं। 38 लोग, 38 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 38 स्टेटों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते गए और वो फेडरेशन का हिस्सा बनते चले गए। उनके यहाँ बात अलग है, वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, वो फेडरेशन ही है। हमने उनके स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है, लेकिन हम फेडरेशन नहीं हैं। राहुल गांधी भी शायद उसको नहीं पढ़ पाए। राहुल गांधी को जैसा विदेशियों ने समझाया होगा वैसा उन्होंने बोला, बिल्कुल अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पर या अमेरिकन फेडरेशन के आधार पर वो बोल रहे होंगे कि अमेरिका फेडरेशन है तो भारत भी फेडरेशन होगा। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने तभी क्लियर कर दी थी, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 370 के जजमेंट के समय क्लियर कर दी। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस FS नारिमन, फली एस नारिमन, वो लगातार उन्होंने ये बात उठा दी कि 370 का जो जजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, या 370 का जो केंद्र सरकार का डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन है और फेडरल प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। आप सोच कर देखिए कि वो किस तरह की, ये तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो वो कह क्या रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो कह जरूर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 3 जजमेंट आए, उनमें 1 मेन आया, उसमें 2 बाकी आए, और ये वो सब। अब बात ये आती है कि नरीमन साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मतलब नरीमन साहब भारत के बहुत बड़े, मैं पीछे शायद गलत कह गया, फली एस नरीमन साहब भारत के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, अटॉर्नी जनरल रहे, बहुत सारे पदों पर रहे। लेकिन ये बात उठाने का मतलब क्या है? अभी इन बातों को उनके बेटे नरीमन साहब भी उठा चुके हैं और लगातार चल ही रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जब चल रहा था तो इसी समय पर मोदी जी का दैनिक जागरण ने इंटरव्यू लिया। आगे हुआ हो या पीछे हुआ, आज के पेपरों में है।
और मोदी जी के इंटरव्यू में उन्होंने 370 मोदी जी से पूछ लिया। हालांकि एक पब्लिक भाषण में भी मोदी जी ने साफ कह दिया, और मोदी जी ने साफ ये कहा कि साफ साफ ये कहा कि भाई देखो 370 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात को वेरीफाई कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया वो कह दिया, ऐसे उन्होंने एक भाषण दिया। लेकिन दैनिक जागरण के इंटरव्यू में जब उनसे 370 के बारे में पूछा गया और कहा गया कि विरोधी ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा ले आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति 370 को दोबारा वापस नहीं ला सकती। आप फिर से सुनिए, मोदी जी ने उस इंटरव्यू में ये कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति 370 को वापस नहीं ला सकती। हमने जो 5 अगस्त 2019 को निर्णय लिया है, उस निर्णय को कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति, विश्व की शक्ति छोड़ दो, भारत की शक्ति छोड़ दो, पॉलिटिकल पार्टी की शक्ति छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दो, पार्लियामेंट की शक्ति छोड़ दो, उन्होंने कहा ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति 370 को वापस नहीं ला सकता। अब केवल ऊपर वाले की शक्तियां ही रह गई हैं कि भगवान उसको जो करना चाहे वो कर ले, बाकी तो कोई शक्ति पैदा नहीं हुई है जो 370 को वापस ला सके। आप सोचिए कि इन सवालों पर या जो माहौल चल रहा था उन पर मोदी जी ने कितना सटीक और एक बार का जो उत्तर है या एक बार में जो आना चाहिए वो उन्होंने कह दिया। मुझे लगता है कि ये बात बड़ी मुश्किल से, मोदी जी जनरली ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन बड़ी मुश्किल से कहा होगा। बड़ी मुश्किल से मतलब जब वो तंग आ गए होंगे कि वाकई में क्या चल रहा है और क्यों उनके ऊपर इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं, क्यों 370 को दोबारा लाने की बात की जा रही है, क्यों ये कहा जा रहा है अदालत भी आपकी और सरकार भी आपकी, प्रोविज़न भी आपका और आप मर्जी वो कर लें। आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो आज के बैठे हुए हैं वो केंद्र सरकार और जो भाजपा की सरकार है, मतलब आज के दौर की सरकारें हैं, उनके विरुद्ध कैसे फंडामेंटल राइट इस्टेब्लिश करते हैं। LGBTQ उसका एक जजमेंट है, मतलब इलस्ट्रेशन है। LGBTQ के अलावा महिलाओं को सेक्सुअल ऑटोनॉमी, पुरुष को सेक्सुअल ऑटोनॉमी, शादी के बावजूद सेक्सुअल ऑटोनॉमी विदाउट वायलेशन, ये सब जजमेंट उनके इलस्ट्रेशन है। जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग कहते हैं कि ये सब विरुद्ध जा रहे हैं, देश के विरुद्ध जा रहे हैं। ये जजमेंट सरकार जो कह रही थी उसके विरुद्ध भी चले गए। अब इसमें बड़ा जजमेंट एक पुट्टुस्वामी का आ गया था जो आधार कार्ड वाला था, वो भी सरकार के विरुद्ध चला गया। तो ये बड़े डिसीजंस, चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस समय के जो उनकी अदालतों में केस पढ़ रहे हैं वो सब अपने आप का कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इसमें वाकई में कुछ सच्चाई रही होगी जो चीफ जस्टिस के इस प्रकार के रवैये के बावजूद या इस प्रकार की सोच के बावजूद उन्होंने इसको 370 को अवैधानिक, यानी कि उसकी जो डिसीजन है उसको वैधानिक ठहरा दिया। लेकिन कहने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। रोहिंग्टन साहब भी कुछ कह रहे थे, उनके पिताजी, उनके घर वाले, बंधु वाले, रिश्तेदार, नातेदार क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बातें करना ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।